हाँ तो भाई जय हिंद दोस्तों। आज हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का थर्ड पार्ट पढ़ रहे हैं भाई। आज इस चैप्टर को पक्का हम कंप्लीट कर देंगे। देखो भाई, कुछ लीनियर इक्वेशंस कैसी होती है ना, मतलब कुछ इक्वेशंस कैसी होती हैं वो ना लीनियर इक्वेशन हमको डायरेक्टली नहीं दिखती। तो पर हम क्या जुगाड़ लगा सकते हैं, हम ना उनको रिड्यूस कर सकते हैं लीनियर इक्वेशन में और फिर हम उनको सॉल्व कर सकते हैं। बेसिकली हमारा पर्पस क्या है, कोई भी अब इक्वेशन हमसे टकराए तो मतलब हम उसको सॉल्व कर पाएँ, है ना। तो कुछ इक्वेशन हमको डायरेक्टली तो लीनियर इक्वेशन नहीं दिखती हैं, पर उनको हम रिड्यूस कर सकते हैं लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में और फिर हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आज हम इसी तरीके की प्रॉब्लम्स देखेंगे और फिर हम इस तरीके की इक्वेशन से रिलेटेड जो वर्ड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं उनको भी आज ही देख लेंगे। जैसे कि जो बोट एंड स्ट्रीम वाली प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, या फिर वर्क एंड टाइम वाली भी हो सकती हैं, या फिर कुछ और भी हो सकती हैं जिसके अंदर डायरेक्टली अपने को जो इक्वेशन दिखेगी वो लीनियर इक्वेशन ना हो, पर वो रिड्यूस हो जाए बाद में लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में और फिर सॉल्व हो जाए। जैसे कि कुछ हम क्वेश्चंस देखते हैं पहले कि इस तरीके के। ठीक है, पहले हम ये देख लेते हैं कि इस तरीके की इक्वेशंस को सॉल्व कैसे करते हैं, फिर हम वर्ड प्रॉब्लम ले लेंगे और फिर वर्ड प्रॉब्लम से इक्वेशन बना के सॉल्व कर लेंगे भाई। ठीक है, तो देखो इस तरीके की इक्वेशन आपके सामने अगर आ जाए, एक इक्वेशन ये दे दी और दूसरा क्या दे दी, ये दे दी। जो बच्चे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो भाई ये थर्ड पार्ट है इस चैप्टर का। तो अगर तो आपको ये समझ में डायरेक्टली आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आ रहा तो आप शुरू के दो पार्ट पहले जा करके देख सकते हो। ठीक है, तो अब देखो भाई, यहाँ पर मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये दोनों इक्वेशन लीनियर नहीं है। और आपको भी समझ में आ रहा होगा क्यों नहीं है, क्योंकि जब हम x और y को ऊपर की तरफ न्यूमरेटर में लेके जाएंगे तो पावर क्या हो रही है, नेगेटिव हो रही है। लीनियर इक्वेशन में पावर क्या होती है, +1 होनी चाहिए मैक्सिमम पावर, यानी कि डिग्री इक्वेशन की क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए पॉजिटिव में। यहाँ पर क्या हो जाएगी, -1 हो जाएगी। तो ये जो हमारी इक्वेशन है ये कैसी है, ये लीनियर तो बिल्कुल भी नहीं है भाई। ठीक है, तो अब इसको हम लीनियर कैसे बनाएं। देखो हम यहाँ पर क्या करते हैं, हम यहाँ पर लेट कर लेते हैं, क्या लेट कर लेते हैं, लेट 1/x इज इक्वल टू, सपोज कुछ भी मान लो, u मान लो, a मान सकते हो, b मान सकते हो, कुछ भी मान सकते हो आप। एंड 1/y को आप क्या मान लो, v मान लो। ठीक है, ये मैं सॉल्व कर रहा हूँ इसको। तो देयर फोर अब क्या होगा, देयर फोर 1/2 तो था ऐसा का ऐसा ही। 1/x की जगह आपको क्या लिखने के लिए बोल रहे हैं, ये u लिखने के लिए बोल रहे हैं, तो u/2 हो गया। और 1/y की जगह क्या लिखने के लिए बोल रहे हैं, v, तो ये क्या हो जाएगा, v/3 और इज इक्वल टू किसके है, 2 के। 1/x की जगह u लिख लिया भाई, और 1/y की जगह क्या लिख लिया, v लिख लिया। 1/x की जगह क्या लिख लिया, अगेन u लिख लिया, तो u/3 हो गया। और 1/y की जगह क्या लिख लिया, v लिख लिया, तो v/2 हो गया। और ये किसके इक्वल हो गया, 13/6 के इक्वल हो गया। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, अब ये क्वेश्चन पहले जैसा ही बन गया है, थोड़ा सा बस ये है कि आप इन एलिमिनेशन से करना है, तो आप इनके कोफिशिएंट कैसे सेम बनाओगे वो आप देख सकते हो। ठीक है, पर अब ये क्वेश्चन पहले जैसा बन गया है, ठीक है, जैसा हम सॉल्व करते थे फर्स्ट क्लास में। अब देखो एक बार मैं करके दिखा देता हूँ इस वाले पार्ट को। तो मैं यहाँ पर u के जो कोफिशिएंट है उनको सेम बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं एलिमिनेशन से करने की कोशिश कर रहा हूँ इस क्वेश्चन को। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, इसको 3 से, ताकि 2 से 2 कट जाएगा और u का कोफिशिएंट 1 हो जाएगा। 3 से 3 यहाँ पर कट जाएगा, u का कोफिशिएंट 1 हो जाएगा। तो आप लिखना, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1/2 एंड इक्वेशन 2/3 वी गेट व्हाट वी गेट। 2 से करेंगे तो u प्लस 2v/3 इज इक्वल टू 4, u प्लस 3v/2 इज इक्वल टू, इधर करेंगे तो ये 3 और 6 कट जाएंगे, 13/2 बचेगा भाई। ठीक है, अब यहाँ पर कोफिशेंट तो सेम है और साइन भी सेम है। जब साइन सेम होता है तो मैंने क्या बताया था, सब्ट्रैक्ट आपने कर देना है। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 4 फ्रॉम 3, 4 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं 3 में से। तो देखो क्या हो जाएगा, हल्का सा मैं इसको ऊपर कर देता हूँ। u से तो u भाई कट गया डायरेक्ट, 2v/3 में से 3v/2 को सब्ट्रैक्ट किया तो क्या बचा, 4 - 13/2। इसको सॉल्व कर लेंगे, इस तरफ ऊपर सॉल्व करता हूँ मैं इसको। ठीक है,
तो एलसीएम आ गया 6, 3 से डिवाइड किया 6 को, 2 बचा तो यहाँ हो गया 4v। ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं है, अब ये कर लोगे आप। 6 को 2 से डिवाइड किया तो 3 बचा और 3 3 ज़ा 9v इज़ इक्वल टू एलसीएम आया 2, 4 2 ज़ा 8, 8 माइनस 13 माइनस ऑफ 5v अपॉन में 6 इज़ इक्वल टू माइनस ऑफ 5/2। -5 से -5 कट गया और ये कट गया 6 और 2 कट गया, तो v की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से 3 आ जाएगी। अब आप मेरे को खुद बताओ भाई, अगर तो v की वैल्यू 3 है, किसी भी एक इक्वेशन में डाल दो, मैं इसमें डाल देता हूँ। तो u/2 इंग्लिश में लिखना, यूजिंग वैल्यू ऑफ v इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1। ठीक है, इक्वेशन 2 में भी डाल दो, जिसमें आपकी इच्छा हो डाल दो। यहाँ पर मैंने इसलिए डाली है ताकि 3 से 3 यहाँ पे कट रहा है, मेरे को पहले से ही पता चल रहा है कि कैलकुलेशन थोड़ी सी सिंपल हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या हो रहा है, 3/3 v की जगह डाल दिया 3 इज इक्वल टू 2, तो u/2 प्लस 1 इज इक्वल टू 2, तो u/2 इज इक्वल टू 2 माइनस 1 यानी कि 1, यानी कि u की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। अब आप मेरे को एक चीज़ तो बता दो, ये जो v था ये किसके इक्वल था, 1/y के, तो यानी कि 1/y की वैल्यू क्या है, 3 है। इसका मतलब y की वैल्यू क्या है, 1/3 है। ये हमको चाहिए थी, हमसे उन्होंने uv की वैल्यू नहीं पूछी, uv तो हम खुद से मान के बैठे हैं किसी चीज़ को। ठीक है, वो उन्होंने हमसे ना पूछी है, ना उसकी कुछ कहानी यहाँ पर चल रही है। उन्होंने हमसे एक्स वाई की वैल्यू पूछी थी, क्योंकि उन्होंने इक्वेशन में क्या कहा था, सोल्व दीज इक्वेशन। इसमें एक्स वाई है, यू वी है ही नहीं, तो यहाँ पर वाई की वैल्यू निकाली। अब भाई यू किसके इक्वल था, 1/x के, तो इसको 1/x लिख दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 1/2 आ गई। ठीक है, तो ये हमने क्या सॉल्व कर लिया, x और y के लिए अपनी इक्वेशंस को सॉल्व कर लिया भाई। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ इक्वेशंस आपको दिख सकती हैं जो पहली नज़र में तो आपको क्या ना दिखें, लीनियर इक्वेशन ना दिखें, पर इस तरीके से लीनियर इक्वेशन में रिड्यूस होकर के सॉल्व हो जाएंगी। 1/x को कुछ मान लो, 1/y को कुछ मान लो। ठीक है, एक एग्जांपल और लेते हैं भाई, थोड़े से इसके एग्जांपल में ले लेता हूँ ताकि आपको इसकी अच्छे से आदत हो जाए, फिर आप घबराओगे नहीं। इस तरीके का क्वेश्चन दिखेगा तो 2/√x है प्लस 3/√y है, और ये इक्वल दिया है 2 के, 4/√x है माइनस 9/√y है इज इक्वल टू दिया है -1 के। वैसे इसको डायरेक्ट भी आप सॉल्व कर सकते हो, कि आप यही सोच लो जो हमारा वेरिएबल है वो 1/√x है, तो आप डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हो, कोई भी गलत नहीं करेगा आपका क्वेश्चन। ठीक है, पर अभी के लिए वही देख लेते हैं तरीका, जैसा कि अपने को बुक में दे रखा है इन्होंने, तो वही तरीका हम देख लेते हैं एक बार। तो लेट 1/√x को क्या मान लो, u, एंड 1/√y को क्या मान लो, v मान लो भाई। ठीक है, तो 1/√x की जगह क्या लिखना है आपने, u लिखना है, तो 2 1/√x है तो 2u प्लस 1/√y है तो 3v, 1/√y की जगह क्या लिखना है, v लिखना है, इज इक्वल टू 2, 1/√x की जगह u, तो 4u माइनस 9v इज इक्वल टू -1। क्या आप इस इक्वेशन को सॉल्व नहीं कर सकते, आप बड़ी आसानी से कर सकते हो भाई, मेरे को भी पता है। ऊपर वाली को आप क्या करोगे, 2 से मल्टीप्लाई कर लोगे, तो ऊपर वाली इक्वेशन क्या बन जाएगी, 4u प्लस 6v इज इक्वल टू 4। दोनों तरफ LHS RHS, कई बार मैंने आपको बताया जो भी काम आप LHS में कर रहे हो वो काम आपको RHS में भी करना होता है, तभी हमारी इक्वालिटी होल्ड रहती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक तरफ आप 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, दूसरी तरफ नहीं करोगे, ऐसा नहीं चलता भाई। ठीक है, दूसरी इक्वेशन लिखते हैं। दूसरी इक्वेशन लिख ली मैंने, कोफिशिएंट सेम है पर साइन भी सेम है, तो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। अगर साइन अपोजिट होते तो डायरेक्ट ऐड से ही काम चल जाता। 4u से 4u कट गया, यहाँ पर ये कितना हो गया, 15v हो गया। अगर किसी को ये समझने में दिक्कत हो रही है ना हल्की सी भी, ये 15 नीचे आ जाएगा, 5/15 तो 1/3 हो जाएगा। ठीक है, तो भाई आप पहले ना जाके शुरू की वीडियोस देख सकते हो, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ पाए। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर मैं बिल्कुल स्लो पढ़ा रहा था। अब ये बिल्कुल थोड़ा सा ना बच्चों वाला काम है, क्योंकि सेम चीज़ तो रिपीट नहीं करते रहेंगे, है ना। तो पहले आप वो देख सकते हो, अगर आपको नहीं आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है भाई। v की वैल्यू क्या आ गई, 1/3। ठीक है, अब आप एक चीज़ देखो, v की वैल्यू अगर मैं इस इक्वेशन में डाल दूँ,
इस इक्वेशन में v की वैल्यू डाल दूँ तो देखो क्या होगा, u की भी वैल्यू मेरे को मिल जाएगी। v की वैल्यू क्या है, 1/3 है, इज इक्वल टू किसके हो गया, 2 के, कट गया, 2u + 1 इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। तो 2u इज इक्वल टू, इधर जाके सब्ट्रैक्ट 1, तो u इज इक्वल टू 1/2 हो जाएगा। पर जो u है वो किसके इक्वल है, 1/√x के। तो इसका मतलब √x की वैल्यू क्या है, 2, और x की वैल्यू क्या है, 4। ठीक है, तो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। v किसके इक्वल है, 1/√y के। इसका मतलब √y किसके इक्वल है भाई, √y इक्वल है इसका मतलब 3 के, और इसका मतलब y इक्वल है, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करेंगे, 9 के। ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करके हम स्क्वायर हटा सकते हैं बड़ी आसानी से। तो x और y की वैल्यू अब हमने यहाँ पर निकाल ली। एक लास्ट क्वेश्चन और देखते हैं इसी टाइप का, फिर हम आगे अपनी वर्ड प्रॉब्लम पे चलेंगे। ठीक है, आप कहोगे सर ने कहा था जल्दी करनी है आज वाली क्लास, आधे घंटे की होगी, पर फिर कहानी सुनाने लग गए। नहीं, ज़्यादा कहानी नहीं सुना रहे, बस एक प्रॉब्लम और ले लेते हैं इस तरीके की, ताकि आपको आगे जब ऐसी मतलब वर्ड प्रॉब्लम में इस तरीके की इक्वेशन दिखें तो आप देख के वो कंफ्यूज ना हो। ठीक है, देख लेते हैं। 5 में x - 1 प्लस 1 में y - 2 इज इक्वल टू 2। ठीक है, दूसरी क्या है, 6 में x - 1 माइनस है, ये सॉरी ये सिर्फ माइनस है, माइनस 3 में y - 2 इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी 1 में x - 1 है, यहाँ पर भी 1 में x - 1 है, यहाँ पर भी 1 में y - 2 है, यहाँ पर भी 1 में y - 2 है। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप समझ ही गए होगे किसको आपको u मानना है। तो लेट कर लो किसको, x से बात नहीं बनेगी यहाँ पे 1 में x - 1 को u मान लो। ठीक है, और 1 में y - 2 को ही क्या मान लो, v मान लो। इसको u मानना है, 1/u नहीं, सॉरी गलती हो गई मेरे से। तो 1 में x - 1 को u मान लो, और 1 में y - 2 को क्या मान लो, v मान लो भाई। ठीक है, तो देखो अब कितनी कहानी आसान हो जाएगी आपके लिए। 5 इंटू में 1 में x - 1 है, तो उसकी जगह क्या लिखना है, u प्लस ये क्या है, v। 6 में ये है तो 6u माइनस 3v, अच्छा सॉरी ये इज इक्वल टू 2 के और ये इज इक्वल टू 1 के है। ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है। अब इसको सॉल्व करना तो आपको आता ही है। ऊपर वाले को आप क्या करोगे, 3 से मल्टीप्लाई कर लोगे इक्वेशन को, इंग्लिश में लिख देना, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1/3 ऑन बोथ साइड्स, वी गेट व्हाट वी गेट, वी गेट दिस। ठीक है, 5 3 ज़ा 15, 3v 6, और सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन ये वाली फ्रॉम ये, वी गेट, सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, ऐड ही कर लेते हैं क्योंकि साइन क्या है, अपोजिट है। तो एडिंग इक्वेशन ये एंड ये, 21u इज इक्वल टू 7, तो u इज इक्वल टू 7/21 विच इज़ इक्वल टू 1/3। अब आप u की वैल्यू इसमें डाल लो चाहे इसमें डाल लो, मैं देखो सेकंड में डालूंगा क्योंकि 6 और 1/3 कट सकता है ना। तो यूजिंग वैल्यू ऑफ u इन इक्वेशन 2। ठीक है, तो यहाँ पर u की वैल्यू इक्वेशन 2 में डालता हूँ मैं, 6 इंटू में 1/3 माइनस 3 इंटू में v इज इक्वल टू 1, 2 हो जाएगा ये कट के, माइनस 3v इज इक्वल टू 1, ये उधर चले जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। 1 - 2, एक में से 2 जाएंगे तो माइनस का 1 बचेगा, तो v की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/2। अब भाई ये तो बताओ u किसके इक्वल था, 1 में x - 1 के। ठीक है, और v किसके इक्वल था, 1 में y - 2 के, है ना। तो इसका मतलब y - 2 किसके इक्वल है, 2 के, ये इधर चले जाएगा ये इधर चले जाएगा, तो y किसके इक्वल है, 4 के। ठीक है, और सेम वे में यहाँ पर देखो क्या है, x - 1 किसके इक्वल हो जाएगा, 3 के, तो x किसके इक्वल हो जाएगा, 4 के। ठीक है, तो ये दो वैल्यूज़ आपको मिल गई, x की और y की। ठीक है, तो इस तरीके से आपको कोई भी इक्वेशन मिले तो आप उसको सॉल्व कर सकते हो।
ठीक है। हो सकता है यहाँ पर ये डायरेक्ट आंसर निकल गया, हो सकता है यहाँ पर एक इक्वेशन बन जाती है एक्स और वाई की टर्म्स में, एक इक्वेशन बन जाती है एक्स और वाई की टर्म्स में यहाँ पर। उसको भी कैसे सॉल्व करना है आप जानते हो, ठीक है। तो कुछ नया नहीं है उसमें, कहते हो तो चलो करा देता हूँ मैं एक क्वेश्चन उस टाइप का भी, चलो करा ही देते हैं। देखो क्वेश्चन है 10 बाय में x प्लस वाई प्लस 2 बाय में x, जल्दी जल्दी करा देता हूँ, इज इक्वल टू 4 है। 15 बाय में x प्लस वाई माइनस 5 बाय में x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस का 2 है। तो देखो यहाँ पर क्या करेंगे, लेट, समझ ही गए होगे आप, इसको u मान लेंगे और इसको क्या मान लेंगे, v मान लेंगे। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, 10u प्लस 2v इज इक्वल टू 4, और यहाँ पर क्या बन जाएगी 15u माइनस 5v इज इक्वल टू माइनस 2। अब देखो आप किसी को भी एलिमिनेट कर सकते हो, मैं सोच रहा हूँ कि मैं v को एलिमिनेट कर लेता हूँ, ऊपर वाली इक्वेशन को 5 से और नीचे वाली को 2 से, इसके कोफिशिएंट को इससे, इसके कोफिशिएंट को इससे। तो देखो क्या हो रहा है, 50u प्लस 10v इज इक्वल टू 20, और यहाँ पर क्या हो रहा है 30u माइनस 10v इज इक्वल टू माइनस 4। ऐड कर देंगे क्योंकि कोफिशिएंट तो सेम है पर साइन क्या है, डिफरेंट है। कोफिशिएंट सेम है पर साइन डिफरेंट है। इधर क्या हो जाएगा 80u इज इक्वल टू 16, u इज इक्वल टू 16 बाई 80 विच इज इक्वल टू 1/5, ठीक है। अब ये जो u की वैल्यू आपको ऑब्टेन हुई है किसी भी एक इक्वेशन में डाल दो, मैं इसी में डाल रहा हूँ, तो u की वैल्यू इसमें डाल दी तो ये कितना आ गया 4। 2 प्लस 2v इज इक्वल टू 4, काट दिया, तो 2v इज इक्वल टू 4 माइनस 2 यानी कि 2, और v इज इक्वल टू 2/2 यानी कि 1। अब आप एक चीज़ देखो, u किसके इक्वल था, 1 बाय में x प्लस वाई, यानी कि इसका मतलब क्या है, कि इक्वेशन मेरे को यहाँ से क्या मिल जाएगी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। इसको इधर ले गए, इसको इधर ले गए, क्रॉस मल्टीप्लाई, सिंपल है। और v इज इक्वल टू 1 है, पर v किसके इक्वल था, 1 बाय में x माइनस वाई। तो यहाँ से एक इक्वेशन क्या मिल जाएगी, x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे यहाँ पर भी, 1 का मतलब 1/1 होता है भाई, ठीक है। अब क्या आप इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व नहीं कर सकते, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 कर सकते हो ना। तो बस क्या दिक्कत क्या हुई, यहाँ पर आपको 2 बार अपना मेथड लगाना पड़ गया। देखो डायरेक्टली इनको ऐड कर दें तो 2x इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 3 आ गया, और x इक्वल टू 3 को किसी में भी यूज़ कर दो, यहाँ पर यूज़ कर दो, तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो कुछ इक्वेशन जो शुरू में आपको दिखें कि ये क्या है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन तो नहीं है, उनको पहले आप पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट कर सकते हो और फिर आप अपने फाइनल आंसर ऑब्टेन कर सकते हो भाई, ठीक है। चलें आगे। अब देखते हैं भाई इससे रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम्स कैसी आ जाती हैं। कोई ये इस टाइप का कोर्स नहीं करा रहा हूँ मैं आपको कि जो क्या बोलते हैं उसको, जो शॉर्ट टर्म में हो जाता है क्रैश कोर्स। तो क्रैश कोर्स वगैरह कुछ नहीं है, ये पूरा फुल कोर्स है भाई, ठीक है। यहाँ पर देखो थोड़ी सी ना एक प्रॉब्लम्स आती हैं अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम से रिलेटेड, तो मैं थोड़ा सा पहले आपको कंसेप्ट बता देता हूँ कि अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम का क्या होता है, फिर हम प्रॉब्लम के ज़रिए उसको एक बार देख लेंगे। देखो भाई ये ना रिवर होती है सबसे पहले, अच्छा रिवर है कोई नहीं, ये सपोज एक रिवर है, ठीक है। ये रिवर में पानी बहने लग रहा है, ठीक है, मस्त अपना, कोई टेंशन नहीं। तो ये रिवर है और रिवर में क्या है, पानी बहने लग रहा है, ठीक है। पानी किस तरफ बह रहा है, पानी भाई इस तरफ बह रहा है, ये पानी के फ्लो का डायरेक्शन है, समझ गए पानी किस तरफ बह रहा है। अब इसके अंदर है एक बोट, क्या है इसके अंदर, एक बोट है।
अब यही काम होता है यहाँ पर, स्टार्ट किसका काम स्टार्ट होता है, अपस्ट्रीम का और डाउनस्ट्रीम का। क्या है ये अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम, एक बार देखते हैं। अगर तो जो बोट है विद द फ्लो जाने लग जाए, विद द फ्लो मतलब जिस तरफ पानी बह रहा है उसी तरफ बोट भी जाने लग जाए, इनकी ना कुछ स्पीड मान लेते हैं, इसकी स्पीड सपोज u है, ठीक है। तो सपोज बोट भी इसी तरफ जाने लग जाए, किस स्पीड से, v स्पीड से। तो जो बंदा एक बाहर की तरफ खड़ा होगा, सपोज एक मनुष्य यहाँ पर खड़ा है, ठीक है, तो जो बाहर खड़ा हुआ है इसको ये डबल स्पीड से जाती हुई दिखेगी। डबल मतलब एग्जैक्ट डबल नहीं, मतलब कुछ एडिशनल स्पीड से जाती हुई दिखेगी, क्योंकि पानी एक तो इसको कुछ जोर तो ये खुद लगा रही है बोट इधर जाने के लिए, कुछ पानी भी इसको पुश कर रहा है। आप समझो कि सपोज़ आप तैर रहे हो इस नदी में, तो अगर तो आप विद द फ्लो तैरते हो, जिस तरफ पानी बह रहा है, तो आप थोड़ा ज़्यादा तेज़ी से जाते हो। क्यों? क्योंकि जो नदी की रफ्तार है वो भी आपको उस डायरेक्शन में जाने के लिए कुछ ना कुछ फोर्स प्रोवाइड करती है, ठीक है। तो वही काम यहाँ हो रहा है। अगर तो ये विद द फ्लो जारी है, तो इसकी जो स्पीड, जो बंदा बाहर खड़ा है इसको क्या नज़र आएगी, u प्लस वी, ठीक है। यानी कि क्या स्पीड इसको नज़र आएगी, u प्लस वी इसको स्पीड नज़र आएगी, ठीक है। और अगर तो ये बोट इस डायरेक्शन में जाए, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में जाए, पानी के अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। सपोज़ ये बोट इस तरफ जाने की कोशिश कर रही है, ठीक है। अभी भी ये सपोज़ v स्पीड से इधर जाने की कोशिश कर रही है, ठीक है। तो बाहर जो बंदा खड़ा है इसको ये बोट तो इधर जाने की कोशिश कर रही है, ठीक है, पर नदी इसको इस तरफ खींच रही है, तो इसकी स्पीड जो होगी वो थोड़ी स्लो हो जाएगी। अब की केस में जो बंदा बाहर खड़ा है इसको इसकी स्पीड क्या दिखेगी, v माइनस यू या फिर u माइनस वी, वो डिपेंड करेगा कि कौन तेज़ है। अब देखो यहाँ पर, अगर तो जो मनुष्य है ये 10 की स्पीड से इधर जाने की कोशिश कर रहा है, चलो पहले ये वाला केस लेते हैं, ये मनुष्य 10 की स्पीड से इधर जाने की कोशिश कर रहा था और 5 की स्पीड से नदी बहने लग रही है, तो इस मनुष्य को जो बाहर खड़ा है, जो बच्चा बाहर खड़ा है, इसको ये बोट इधर कितने की स्पीड से जाती दिखेगी, 15 की स्पीड से जाती दिखेगी। 10 बोट की स्पीड और 5 नदी की स्पीड, तो टोटल इसकी ऐड होकर स्पीड बोट की कितनी हो जाएगी, 15 हो जाएगी, ठीक है। अगर तो ये बोट इस तरफ जाने की कोशिश करे तो 10 की स्पीड से तो ये इधर जा रही है, पर 5 की स्पीड से पानी इसको वापस खींच रहा है, तो ये अल्टीमेटली बाहर खड़े हुए मनुष्य को 5 की स्पीड से इधर जाती हुई दिखेगी। अब एक चीज़ और समझो, अगर तो समझो कि ये बोट जो है ये 5 की स्पीड से इधर जाने की कोशिश करे, पर पानी इसको 10 की स्पीड से इधर की तरफ खींचे, तो इसको क्या दिखेगा, इसको ये दिखेगा कि बोट ट्रैवल तो इस तरफ करने की कोशिश कर रही है 5 की स्पीड से, पर अल्टीमेटली वो जा इधर रही है 5 की स्पीड से। क्यों? क्योंकि 5 की स्पीड से तो ये बोट इधर जाने की कोशिश कर रही थी, पर 10 की स्पीड से इसको पानी ने इधर खींच लिया। ऐसा केस अभी के लिए हम कभी भी नहीं मानते, और हमेशा ऐसा ही हम मानते हैं कि स्पीड ऑफ बोट जो है, या स्पीड ऑफ बोट या स्पीड ऑफ मैन, वो हमेशा क्या है, ग्रेटर है किससे, स्पीड ऑफ रिवर या स्ट्रीम से, स्पीड ऑफ स्ट्रीम से। अजम्पशन हम ऐसा कर रहे हैं कि कभी भी ऐसा नहीं होगा कि ये जाने की तो इधर कोशिश करे पर ये बहा ले जाए पानी इसको इस तरफ, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा सा याद करने का तरीका आपको और बताता हूँ। देखो भाई, अच्छा, जब ये वाला केस था तो इसको डाउन स्ट्रीम बोलते हैं, डाउन स्ट्रीम। और जब ये वाला केस था तो इसको बोलते हैं अप स्ट्रीम, ठीक है। अब यहाँ पर देखो क्या है, स्पीड ऑफ रिवर स्ट्रीम सपोज u है, ठीक है, और स्पीड ऑफ बोट मैं मान रहा हूँ v, ठीक है। अब देखो सपोज इसको ऊपर की तरफ चढ़ना है, ये एक पहाड़ है, समझो पहाड़ है, तो इसको ऊपर की तरफ चढ़ना है, तो अगर तो ऊपर की तरफ चढ़ना है तो इसको थोड़ा सा तो मुश्किल होगी, तो
ये ऊपर किस स्पीड से जाने की कोशिश कर रहा है v, पर इसको क्योंकि कठिनाई हो रही है ऊपर की तरफ जाने में, तो ये इसकी स्पीड क्या हो गई, रिड्यूस हो गई, v माइनस यू हो गई। अब आप खुद समझो कि जब अगर तो ये नीचे की तरफ आने की कोशिश करेगा, कोई बंदा नीचे की तरफ आने की कोशिश करेगा, तो इसको थोड़ी सी आसानी होगी और इसकी स्पीड ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी, बिकॉज ऑफ ग्रेविटी भी इसको थोड़ा सा हेल्प करेगी नीचे की तरफ आने में। तो इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, v प्लस यू हो जाएगी। नीचे की तरफ उतरते हुए स्पीड हाई, ऊपर की तरफ चढ़ते हुए स्पीड लो। तो v माइनस यू क्या हो गई, अपस्ट्रीम स्पीड हो गई, और v प्लस यू क्या हो गई, डाउनस्ट्रीम स्पीड हो गई। डाउनस्ट्रीम नीचे उतरते समय आसानी, तो स्पीड हाई, अपस्ट्रीम ऊपर चढ़ते हुए थोड़ी सी मुश्किल, तो v माइनस यू स्पीड कम। ठीक है, अब देखो इसी बात का इस बात को ही हम अप्लाई करेंगे क्वेश्चन में, और देखते हैं क्वेश्चन का आंसर हम किस तरीके से निकाल सकते हैं। क्वेश्चन मैंने पहले से ही लिख रखा है, तो वो कोई टेंशन नहीं है। देखते हैं एक बार क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन में बोल रहे हैं अ बोट गोज 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 44 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 10 आवर्स। तो हम ये पहाड़ टाइप बना लेते हैं अपना। एक बोट है जो कि 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाती है और 44 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम आती है, और इसको टोटल टाइम ये करने में कितना लग जाता है, 10 आवर्स लग जाते हैं भाई। ठीक है, केस 1 पढ़ रहे हैं हम। तो अब आप यहाँ पर ये समझो कि यहाँ पे सबसे पहले तो लिख ही लो, लेट जो स्ट्रीम की स्पीड है उसको कुछ मान लो, और बोट की स्पीड को भी कुछ मान लो। तो यहाँ पे मैं मान लेता हूँ लेट स्पीड ऑफ बोट को क्या मान लो, x मान लो, और स्पीड ऑफ स्ट्रीम को क्या मान लो, y मान लो। तो जब ऊपर चढ़ रहे हैं तो स्पीड क्या हो जाएगी, x माइनस वाई, और जब नीचे उतर रहे हैं तो क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी x प्लस वाई। टोटल टाइम कितना लग रहा है, 10 आवर्स लग रहा है। अब एक चीज़ बस यहाँ पर आप सुन लो, आप सब कुछ कर दोगे। यहाँ पर इस तरीके के क्वेश्चन में जो चीज़ आपको गिवन होती है ना, उसके हिसाब से एक्ट करना होता है। गिवन क्या है कि टोटल टाइम कितना लगा, 10 घंटे लगा। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ कि टोटल टाइम जो होगा वो किसके इक्वल होगा, टाइम ऊपर जाने का प्लस टाइम नीचे आने का। बस यही काम हमको करना था। टोटल टाइम की वैल्यू उन्होंने दे रखी है 10। टाइम ऊपर जाने में कितना लगेगा, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। ठीक है, दूसरे केस को भी पढ़ लेते हैं। इन 13 आवर्स, दूसरा केस है, यहाँ पर ड्रॉ कर देता हूँ मैं, चलो। इन 13 आवर्स टोटल टाइम कितना है, 13 आवर्स। ठीक है, इट कैन गो 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम, 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम जा सकता है, और 55 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम आ सकता है। डाउनस्ट्रीम में स्पीड x प्लस वाई रहेगी, और अपस्ट्रीम में स्पीड x माइनस वाई रहेगी। टाइम इज इक्वल टू, टाइम ऊपर जाने में लगा, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है फॉर्मूला। ठीक है, लास्ट क्लास में भी आपको बताया था, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू में टाइम होता है। ठीक है, तो यहाँ से अगर हमको टाइम चाहिए तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में स्पीड हम कभी भी यूज़ कर सकते हैं। तो देखो, टाइम टोटल जो लग रहा है वो टाइम ऊपर जाने का प्लस टाइम नीचे आने का, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। इस तरीके की इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं हम, अभी मैंने आपको जस्ट 5 मिनट पहले सिखाया है। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करना भाई आपका काम है। मैंने आपको बता दिया कि इक्वेशन किस तरीके से बनती हैं वर्ड प्रॉब्लम से, इसको सॉल्व कैसे करना है, अब ये काम आपका है। मैंने अभी जस्ट आपको सिखाया था। 1 में x माइनस वाई को u मान लो, 1 में x प्लस वाई को v मान लो, इक्वेशन बनाओ और आंसर निकालो। ठीक है भाई, चलें आगे चलते हैं भाई। 20 क्वेश्चन हो गए हैं,
ये 20 क्वेश्चन जिसको लग रहा है कि बाकी के 19 कहाँ हैं, तो वो लास्ट क्लास में कराए थे हमने, ठीक है। तो देखो यहाँ पर भी ये कुछ अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम टाइप ही क्वेश्चन है। ऋतु कैन रो 20 किलोमीटर, ऋतु कैन रो डाउनस्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स। तो यहाँ पर साथ में ही कहानी दे दी है, टाइम यहाँ पर कुछ मतलब टोटल नहीं दिया है, सीधा सीधा बता दिया कि डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर्स कितनी देर में, 2 आवर्स में। हमको पता है स्पीड डाउन स्ट्रीम में ऐड हो जाती है, तो हम क्या कर लेते हैं, एक्स प्लस वाई, ठीक है। एक्स क्या है, स्पीड ऑफ बोट, और वाई क्या है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम है भाई, ठीक है। एंड अपस्ट्रीम फोर, इसकी इक्वेशन बना लेते हैं पहले तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, इक्वेशन 1। यहाँ से x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 कर सकते हो आप, वो अपने हिसाब से कर लेना आप, ठीक है। दूसरी बारी में क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि टोटल टाइम नहीं दिया ना, सिर्फ डाउन स्ट्रीम का अलग से ही टाइम दे दिया। एंड अपस्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स, तो बोल रहा है अपस्ट्रीम 4 किलोमीटर कितने घंटे में, 2 घंटे में, ठीक है। अपस्ट्रीम की स्पीड आपको पता ही है, कम हो जाती है ऊपर चढ़ते समय, तो x माइनस वाई हो जाएगी। x हमेशा जो भी बड़ा है वो हम एज्यूम कर रहे हैं कि बोट की स्पीड है, क्योंकि अगर बोट की स्पीड पीछे खींचने वाली स्पीड से कम हो गई तो बोट ऊपर चढ़ ही नहीं पाएगी ना भाई, समझ रहे हो इस बात को, बोट ऊपर चढ़ ही नहीं पाएगी। अगर सपोज ऊपर चढ़ने का जो फोर्स है वो कम है और नीचे खींचने का फोर्स ज़्यादा है, तो वो बोट चढ़ ही नहीं पाएगी। तो हम एज्यूम कर रहे हैं कि ऊपर चढ़ने की जो स्पीड है वो ज़्यादा है और नीचे खींचने की स्पीड जो है वो कम है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर x माइनस वाई हमने किया है, x जो है वो बोट का है और y जो है वो स्ट्रीम की है। तो देखो यहाँ पर क्या बनेगा, 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स, तो अच्छा टाइम 2 आवर ये दोनों में, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। इसको सॉल्व करेंगे तो x माइनस वाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ये आपकी इक्वेशन 1 थी, ये इक्वेशन 2 बन गई। दोनों को सॉल्व करके आप आंसर निकाल सकते हो, x की वैल्यू 7 आ जाएगी, y की क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी, ठीक है। सॉल्व करना है ये तो आप कर लोगे, इतना तो मेरे को पता है। अच्छा भाई एक और बढ़िया क्वेश्चन है, ये देखो भाई, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। 2 वुमेन एंड 5 men, 2 women and 5 men together can finish a work in 4 hours, ठीक है। While 3 women and 6 men can finish it in 3 days, यहाँ पर 4 hours, यहाँ पर days, ये क्या नाटक है, इधर भी days कर लेते हैं, गलती से लिख दिया होगा मैंने। 2 वुमेन और 5 मैन 4 दिन में कर देते हैं, और 3 वुमेन और 6 मैन, ज़्यादा लोग हो गए ना अब, तो कम टाइम में कर देंगे, 3 दिन में कर देंगे। फाइंड टाइम टेकन बाय 1 वुमेन अलोन एंड टू फिनिश द वर्क एंड ऑल्सो बाय 1 मैन अलोन। तो अगर तो 2 वुमेन और 5 मैन मिलके इतनी देर में करते हैं और 3 वुमेन और 6 मैन मिलके इतनी देर में करते हैं, तो अकेली एक वुमेन और अकेला एक मैन कितनी देर में कर देगा। अब यहाँ पर बहुत ज़्यादा चांसेस हैं जो इक्वेशन आप लिख के बैठे हो वो गलत है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर टाइम और वर्क इन्वर्स रिलेशन में है। इन्वर्स रिलेशन का क्या मतलब है, जैसे कि यहाँ पर लोग अगर बढ़ेंगे तो जो हमारा काम होगा वो जल्दी हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि अगर 4 जने आ गए तो काम और लेट होगा, ऐसा नहीं है। जो आपने इक्वेशन बनाई है शायद वो उसी हिसाब से बना दी है। अब यहाँ पर सबसे पहले हमको लेट करना पड़ेगा, लेट टाइम टेकन बाय 1 वुमेन को क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। x डेज में ये पूरा का पूरा काम अकेले कर देती है, एंड टाइम टेकन बाय 1 मैन को कितने मान लेते हैं, y डेज में पूरा का पूरा काम पूरा कर देंगे, ठीक है। अब आप मेरे को छोटे छोटे मेरे 2-3 सवाल हैं, उनका सवाल का जवाब देने की कोशिश करना। अगर तो ये एक वुमेन पूरा का पूरा काम सपोज 2 दिन में कर दे, तो एक दिन में कितना काम करेगी, पूरा का पूरा काम एक वुमेन जो है वो 2 दिन में कर देती है, तो एक दिन में कितना करेगी, आप कहोगे आधा। क्वेश्चन चेंज, अगर ये वुमेन एक काम को 3 दिन में पूरा कर देती है, जैसे कि यहाँ पे मैंने x डेज माना है ना, तो ये सपोज 3 दिन में पूरा का पूरा काम कर देती है, तो एक दिन में कितना काम करेगी, आप कहोगे 1/3, यानी कि 1/3 कर देगी। सिमिलर वे में अगर मैं आपसे कहूँ कि ये 4 दिन में पूरा काम करती है, तो एक दिन में
1/4 काम पूरा कर देगी। और अगर मैं आपसे कहूँ कि 10 दिन में पूरा काम करती है तो एक दिन में कितना करेगी, आप कहोगे 1/10 काम कर देगी। तो अब मैं कह रहा हूँ ये x दिन में पूरा काम करती है एक वुमेन, तो ये एक दिन में कितना काम कर देगी, 1/x कर देगी। पर ऐसी एक वुमेन तो है नहीं ना, कितनी वुमेन है, 2 वुमेन है, तो ये कितना काम कर देंगी, 2/x काम कर देंगी। जो एक मैन है वो y दिन में पूरा काम करते हैं, तो एक दिन में कितना काम कर देगा, 1/y काम कर देगा, ठीक है। और एक मैन तो है नहीं, कितने मैन है, 5 मैन है। ये एक दिन का काम आ गया किसका, 2 वुमेन और 5 मैन का, एक दिन का काम है। अब एक चीज़ बताओ, इन सब ने मिलके काम 4 दिन में पूरा किया है, 2 वुमेन और 5 मैन ने, तो एक दिन में इन्होंने कितना काम किया होगा, 1/4 काम किया होगा। इक्वेशन नंबर 1 बन गई भाई, ठीक है। देखो सेम वे में आप सेकंड इक्वेशन भी बना सकते हो। अगर तो एक वुमेन x डेज में पूरा काम कर देती है कंप्लीट, तो वो एक दिन में 1/x करेगी, और ऐसी 3 वुमेन आ गई तो वो 3/x एक दिन में निपटा देंगी। एक मैन y डेज में पूरा का पूरा काम करता है, तो अगर तो वो एक दिन में कितना काम करेगा, 1/y। अगर ऐसे 6 मैन आ गए तो वो एक दिन में इतना काम कर देंगे। एक दिन में इतना काम हुआ है, ये बोल रहे हैं पूरा काम 3 दिन में हो जाता है, तो इसका मतलब एक दिन में कितना काम हुआ होगा, 1/3 काम हुआ होगा। एक पूरा काम 3 दिन में, तो एक दिन में 1/3 काम। यहाँ पर भी हमने एक दिन का हिसाब लगाया है, यहाँ पर भी। ये हमारी इक्वेशन सेकंड बन गई। इनको कैसे सॉल्व करना है आपको अभी अभी बताया है मैंने इस क्लास के स्टार्टिंग में ही, ठीक है। चलें आगे, और भी क्वेश्चन है क्या, है एक और क्वेश्चन है, देख लेते हैं इसको भी। लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का। Ruhi travels 300 kilometer to her home partly by train and partly by bus. She takes 4 hours if she travels 60 kilometer by train and the remaining by bus. तो रूही 300 किलोमीटर ट्रैवल करती है फ्रॉम टू हर होम, अपने घर जाने के लिए, ठीक है। सपोज ये ऑफिस से जा रही है, ऑफिस से तो घर 300 थोड़ा दूर हो जाएगा, हो सकता है भाई ट्रेनिंग पे गई होंगी कहीं पर, तो ठीक है कहीं भी जा रही है, हमें क्या मतलब है, 300 किलोमीटर है डिस्टेंस, ठीक है, ऑफिस से होम का। अब ये जो डिस्टेंस है ना, ये रूही कुछ डिस्टेंस ट्रेन से कवर करती है और कुछ डिस्टेंस बस से कवर करती है, तो उसको 4 घंटे लगते हैं जब वो 60 किलोमीटर किससे चली जाए, ट्रेन से चली जाए, और रिमेनिंग यानी कि रिमेनिंग कितना हो गया, 240, तो 240 किससे जाए, बस से जाए। ये बस है ब्लू वाला पार्ट, और ये ब्राउन वाला पार्ट क्या है, ट्रेन है। और इस कार्रवाई में कितना टाइम लग रहा है, 4 आवर्स लग रहे हैं। एक बार इसे इक्वेशन की फॉर्म में लिखने की कोशिश करें, तो देखो भाई यहाँ पर भी हमको टोटल टाइम दिया गया है जैसा कि अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम के फर्स्ट क्वेश्चन में दिया गया था। तो एक चीज़ बताओ, यहाँ पर एक तो स्पीड लिख लेते हैं, स्पीड ट्रेन की सपोज x है, और स्पीड बस की जो है वो y है। अब आप मेरे को एक चीज़ बताओ, अरे यार चलो कोई नहीं, टोटल टाइम यहाँ पे मेरे को दूसरा केस के लिए भी ड्रॉ करना था ना थोड़ा सा, टोटल टाइम जो होगा क्या वो इक्वल नहीं होगा टाइम जितना ट्रेन में लगा प्लस टाइम जितना बस में लगा। अब ये मत कहना थोड़ा ट्रांजिशन में भी टाइम होगा, उसको हम नेग्लिजिबल मान रहे हैं, ठीक है, कि जैसे ही ट्रेन छोड़ी वैसे ही बस मिल गई। तो टोटल टाइम जो है वो टाइम ट्रेन का प्लस टाइम बस का होगा। टोटल टाइम की वैल्यू 4 दी गई है। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में स्पीड होता है, तो डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। अब मेरे से पहले सेकंड इक्वेशन बनाने की कोशिश करो। एक इक्वेशन तो ये बन गई, ठीक है, 1/x को u और 1/y को v मान लोगे, अभी अभी सिखाया था। दूसरे केस में देखो क्या हो रहा है, इफ़ शी ट्रेवल्स 100 किलोमीटर बाय ट्रेन, अब की बार 100 किलोमीटर ट्रेन से जा रही है रूही, ठीक है, 100 किलोमीटर ट्रेन से चली गई, ठीक है। तो बस से कितना जाएंगी अब की बार ये रूही, ये जाएगी भाई 200 किलोमीटर, क्योंकि टोटल कितना है 300 है ना।
यहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखते रहना। तो अब यहाँ पर देखो क्या होएगा, और इसमें टाइम कितना लग रहा है कुछ पता है? शी टेक्स 10 मिनट लॉन्गर। अच्छा 10 मिनट लॉन्गर बोला है। अब यहाँ पर देखो आवर्स की फॉर्म में और यहाँ पर मिनट बोल दिया, तो इसको भी हमको आवर की फॉर्म में ही लिखना पड़ेगा, या फिर बाकी सारी चीज़ों को भी हमको मिनट में या सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसी को आवर में कर लेते हैं, आसान रहेगा थोड़ा सा। देखो यूनिटरी मेथड का इस्तेमाल कर रहा हूँ और ये सबसे इम्पोर्टेंट मेथड है पूरी की पूरी मैथमेटिक्स में, सच बताऊँ तो, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें सॉल्व हो जाती हैं अभी तक की आपकी लेवल की मैथमेटिक्स में। ठीक है, पूरी मैथमेटिक्स में तो नहीं कहना चाहिए, पर अभी की मैथमेटिक्स में यूनिटरी मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चन हो जाते हैं इससे डायरेक्टली। ठीक है, अगर सिर्फ आंसर निकालने की बात हो तो, और इन जैसे क्वेश्चन में भी इसका इस्तेमाल होता है। देखो कैसे, एक आर 60 मिनट के इक्वल है। एक आर कितने मिनट के इक्वल है? 60 मिनट के इक्वल है। तो एक मिनट कितने के इक्वल हुआ? एक मिनट हुआ इतने आर के इक्वल। हमको किसकी वैल्यू चाहिए? 10 मिनट की, तो दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 10/60 आर किसके इक्वल हो गया? 10 मिनट के इक्वल हो गया। यानी कि 1/6 आर किसके इक्वल हो गया? 10 मिनट के इक्वल हो गया। अब ये बोल रहे हैं इफ़ शी ट्रेवल्स 100 किलोमीटर बाय ट्रेन एंड रिमेनिंग बाय बस शी टेक्स 10 मिनट लॉन्गर। 4 घंटे तो पहले लग रहे थे, एडिशनल 1/6 आर और लग गया। 10 मिनट का मतलब 1/6 आर। और ये टोटल टाइम किसके इक्वल है? टाइम बाय ट्रेन, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, टाइम इज इक्वल टू टाइम बाय बस इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। ये हमारी सेकंड इक्वेशन बन गई। इन दोनों को सॉल्व करके आप x और y की वैल्यू निकाल सकते हो। वही उन्होंने पूछा है, स्पीड ऑफ ट्रेन एंड स्पीड ऑफ बस सेपरेटली। स्पीड ऑफ ट्रेन और स्पीड ऑफ बस आप यहाँ से बड़ी आराम से निकाल सकते हो भाई। ठीक है, तो अब हमारा ये पूरा का पूरा चैप्टर पूरा हो गया, लीनियर इक्वेशन इन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। नेक्स्ट क्लास में जब भी हम मिलेंगे तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को भी हम सेम वे में कवर करेंगे। एक क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। उसके भी 3 मेथड होते हैं, तीनों बढ़िया हैं वहाँ पर तीनों बढ़िया हैं। जैसे कि यहाँ पर तो हमने क्रॉस मल्टीप्लाई को बिल्कुल ही डिस्कार्ड ही कर दिया एक तरीके से, तो वो केस नहीं है। यहाँ पर तीनों मेथड बढ़िया होंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। ठीक है, और तीनों का ही इस्तेमाल आप कर सकते हो, जोन सा आपको जहाँ पर अच्छा लगे, और तीनों यूज़फुल भी हैं। ठीक है, और दूसरी क्लास में मैं वर्ड प्रॉब्लम ऐसे ही लिख के आऊँगा और आपको वर्ड प्रॉब्लम से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना सिखाऊंगा। उन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को आप खुद सॉल्व करोगे, क्योंकि वो सॉल्व करना मैं आपको पहले ही सिखा चुका हूँगा। ठीक है, चलो थैंक यू भाई आज की क्लास के लिए, और फिर आपसे मिलते हैं। बाय बाय, टाटा, थैंक यू।